क्लास 12th स्टूडेंट्स, अभी आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर आपका करंट में चल रहा है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने फिनिश कर लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इसको डिस्कस कर लिया है डिटेल। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डिस्कस कर लिया है। लास्ट वीडियो सेशन में मैंने डिस्कस किया था मेमरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। देन डिस्कस किया था मैं गैमेटोजेनेसिस टॉपिक के बारे में। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस का डिटेल कर दिया था, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने बता दिया था। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है? ये मेल में होता है, और इस प्रोसेस का जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है? स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म होता है, ठीक है। सिमिलरली एक और ऐसा ही प्रोसेस है जिसको क्या बोलते हैं हम? जिसको बोलते हैं oogenesis। oogenesis एक्चुअली में कहाँ पे होता है? ये मेल में होता है, और जब इसका रिज़ल्ट मिलता है तो रिज़ल्ट में क्या मिलेगा आपको? ओवम मिलेगा, ठीक है। ओवम यहाँ पे है सिंगुलर, ठीक है, और ओवा है आपका प्लूरल टर्म, ठीक है। ये जो भी ओवम है, ये ओवम जो है रिजल्टेंट है किसका? oogenesis प्रोसेस का, जिसको आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है oogenesis। oogenesis का जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है वो क्या है? oogenesis इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गेमेट्स, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ओवम का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैच्योर फीमेल गेमेट्स बोलते हैं, ठीक है। अगर ओवम फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? oogenesis हो रहा है, ठीक है। देन सेकेंड जो पॉइंट है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे oogenesis को कंपेयर किया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस से, ठीक है। ध्यान देना, oogenesis को कंपेयर किया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस से, ठीक है। oogenesis जो प्रोसेस है आपका, oogenesis प्रोसेस एक्चुअली ये कहाँ पे होता है? oogenesis प्रोसेस होता है फीमेल में होता है, फीमेल के ओवरी में होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होता है ये कहाँ पे होता है? ये मेल में होता है, और मेल के टेस्टिस में होता है, ठीक है। बट इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिफ़र है। इनका स्टार्टिंग पॉइंट डिफ़र है। स्पर्मेटोजेनेसिस एट ए प्यूबरिटी स्टार्ट होता है। ध्यान देना होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है तो आप बोलेंगे एट ए प्यूबरिटी स्टेट, ठीक है। एट ए प्यूबरिटी स्टेट क्या स्टार्ट होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। वेयर एज जब oogenesis की बात होगी तो यहाँ पे oogenesis जो है स्टार्ट होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में, ठीक है। जैसे कि कोई भी मदर है, ठीक है, उस मदर का कभी ना कभी एम्ब्रियोनिक स्टेज तो हुआ होगा, ठीक है। कभी ना कभी एम्ब्रियोनिक स्टेज उसका भी होगा, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही oogenesis का स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और मैं एक बार इसको रीड कर दे रहा हूँ एज पर NCERT। oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of, ध्यान देना, when a couple of million gamete mother cells, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? oogonia बोलते हैं। और ये कहाँ पे होगा? फीटल ओवरी में होगा, फीटल ओवरी में होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं NCERT बुक के अकॉर्डिंग मैं शो कर दूं oogenesis प्रोसेस को, और देन डिटेल में डिस्कस करूंगा जैसा कि आपको रिक्वायरमेंट है डिस्कशन में, ठीक है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है oogenesis का फ्लो चार्ट, ठीक है। ये जो ब्लू शेडिंग वाला एरिया है ये oogenesis का है, और इधर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का है, ठीक है। और सेंटर में है क्रोमोसोमल नंबर पर सेल्स, मतलब कि स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो है क्रोमोसोम्स के नंबर कहाँ पे कितने हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो आपको मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बताया है
इस रनिंग मैटर में oogenesis is markedly different from the spermatogenesis because oogenesis initiated during the embryonic development stage when a couple of million gametes mother cells oogonia are within each fetal ovary. No more oogonia formed and added after birth. ठीक है, मतलब कि बर्थ होने के बाद जैसे वो मदर का जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होगा तो उस टाइम पे तो oogonia फॉर्म होगा, बट जैसे उसका बर्थ होगा तो फर्दर जो है oogonia का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये डिफरेंस में आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देन ये वाली लाइन में आगे डिस्कस करूंगा। पहले एक बार मैं एनसीईआरटी के, ठीक है, एनसीईआरटी का जो ये फ्लो चार्ट है इसको डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि oogenesis में स्टेजेस जो हैं, लाइफ के स्टेजेस बहुत सारे मेंशन हैं, ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है फीटल लाइफ, देन बर्थ, देन चाइल्डहुड, देन प्यूबर्टी, देन एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है। ये जो है स्टेजेस है, इसी स्टेजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे oogenesis प्रोसेस को लेवल किया गया है या मेंशन किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि फिटल लाइफ जब स्टार्ट हो रहा है तो वहीं पे oogonia का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और oogonia का जो फॉर्मेशन है वो फिटल लाइफ में कितना है मेंशन हुआ है एनसीईआरटी में, अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल्स, ठीक है। दैट मीन्स कि oogonia का फॉर्मेशन अ कपल ऑफ मिलियंस हो रहा है यहाँ पे। और ये कैसे पॉसिबल होगा कपल ऑफ मिलियंस सेल्स oogonia का, जब वो माइटोसिस डिवीजन करेगा, जब वो माइटोसिस डिवीजन करेगा, ठीक है। जैसे अगर आपको समझाने के लिए बोला जाए कि oogonia सेल है, ठीक है, और oogonia सेल्स के नंबर इंक्रीज करने हैं, नंबर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, माइटोसिस होगा, क्या होगा, माइटोसिस, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नंबर ऑफ oogonia, ठीक है। और ये कब हो रहा है, फीटल ओवरी में हो रहा है, फीटल ओवरी में हो रहा है, ठीक है। तो ये पहले इंक्रीज होना है और देन उसके बाद से क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन होने के बाद से प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी oocytes में क्रोमोसोमल लेवल 46 है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पैरेलल मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलेंगे, 46 बोलेंगे। और वहां से आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसके पहले मैं क्या करूँगा, मियोसिस का एक ओवरव्यू दे दूँ मैं। मियोसिस आप सबको पता है कि जब मियोसिस होता है तो मियोसिस में 2 फेज होते हैं, ठीक है। एक होता है मियोसिस फर्स्ट होता है और दूसरा क्या होता है, मियोसिस सेकेंड होता है, ठीक है। ये 2 फेज हैं। मियोसिस फर्स्ट यहाँ डिस्कस है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा होगा मियोसिस टॉपिक में तो आप क्लास 11th में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेंगे मियोसिस, देन यही टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे भी मैंने बताया था आपको क्लास 11th में कि मियोसिस या मियोसिस जैसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको हमेशा लर्न होने चाहिए, हमेशा उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो वो टॉपिक डिफरेंट प्लेस पे आप उसको रिलेट कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं और आने वाले टॉपिक को और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे फुली मियोसिस और माइटोसिस का रोल दिख रहा है, ठीक है। तो मियोसिस और माइटोसिस का आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। तो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी oocytes जैसे ही फॉर्म होगा उसके बाद से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, और फर्स्ट जो मियोटिक डिवीजन होगा वो मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट तक एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होगा। उसके बाद से टेम्पोरली अरेस्ट हो जाएगा, एक बार फिर से बता दूं, फीटल लाइफ में प्राइमरी oocytes का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज तक ये डिवीजन पॉसिबल होगा। देन उसके बाद से टेम्पोरली अरेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद से अगर स्टार्ट होगा तो आफ्टर बर्थ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ग्रेजुअली ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। और प्यूबरिटी स्टेज जैसे आएगा तो प्यूबरिटी स्टेज से ओवा का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्यूबरिटी स्टेज से ओवा का फॉर्मेशन या ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और आप सेकेंडरी oocytes भी मेंशन कर सकते हैं। सेकेंडरी oocytes और ओवम जो है आफ्टर प्यूबरिटी फॉर्म हो जाता है, और ये मेनोपॉज स्टेज तक ये होता रहता है, ठीक है। मेनोपॉज स्टेज क्या है, 45 to 50 ईयर्स तक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है,
और 45 और 50 के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है और उस स्टेज को बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलेंगे? मेनोपॉज, जो आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक बार मैं वैसे सुपरफिशियली यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी फीमेल में प्यूबरिटी स्टेज में स्टार्ट होता है और नियर अबाउट 45 टू 50 के एज तक वो होता रहता है और ये हर मंथ आता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ आता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 28 टू 29 डेज का होता है और ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में सिंगल ओवम का फॉर्मेशन होता है और ये सिंगल ओवम जो है सिंगल ओवरी से फॉर्म होता है। और आपको सबको पता है कि फीमेल की बॉडी में 1 पेयर ऑफ ओवरी होता है। ठीक है, तो सपोज दैट राइट ओवरी जो है वो फर्स्ट मंथ में ओवम प्रोड्यूस कर रहा है, देन सेकेंड जो ओवरी होगा वो सेकेंड मंथ में ओवम को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देन सिमिलरली थर्ड मंथ में फर्स्ट ओवरी अगेन जो है ओवम को प्रोड्यूस करेगा और ये प्रोसेस अल्टरनेटिवली चलता रहेगा। ठीक है, बट आपको ये ध्यान देना है कि ओवम या सेकेंडरी oocytes का फॉर्म हो रहा है आफ्टर प्यूबरिटी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा। और इसके बाद से जब तक कि मेनोपॉज, यहाँ पे मेनोपॉज आप लिख लीजिए, मेनोपॉज स्टेज जब तक नहीं आएगा तब तक ये सेकेंडरी oocytes ओवा बनता रहेगा, हर एक मंथ हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनेगा। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में मैं इसको और ज़्यादा इलेबोरेट करूँगा मेंस्ट्रुअल साइकिल को, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जब ये मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होता है तो उस समय एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है और ये फॉर्मेशन अनइक्वल डिवीजन से होता है। जब यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होगा तो फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा और एट द सेम टाइम सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन होगा और ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ये डीजेनरेट कर जाता है और ओनली सेकेंडरी oocytes आगे के डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। आगे क्या होने वाला है, यहाँ पे सेकेंड मतलब कि मियोसिस सेकेंड होगा, यहाँ पे मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड के बाद ओवम बनेगा और अगेन एक सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे भी क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। तो जो सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा ये क्या हो जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा और ओनली क्या रिटेन रहेगा, ओनली ओवम यहाँ पे रिटेन होगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक कंपेरिजन और बता दूं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में कि जब oogenesis कंप्लीट हो जाता है तो सिंगल ओवा बनता है। ठीक है, सिंगल ओवम का फॉर्मेशन होता है, बट जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं तो लास्ट में आपको 4 जो है स्पर्म सेल्स दिखेंगे, 4 स्पर्म सेल्स आर स्पर्मेटोजोआ दिखेंगे और यहाँ पे सिंगल दिखेगा। ठीक है, और ये कब से बनना स्टार्ट होता है, प्यूबरिटी स्टेज के बाद पूरे के पूरे एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये बनता रहता है, ईच मंथ में ये, या ऐसे बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे जैसे आएगा हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एक ओवम का फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्पोरली अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होता है तो उस एम्ब्रियोनिक कंडीशन में oogonia जो है वो मियोसिस डिवीज़न के टाइम पे प्रोफेज फर्स्ट के तक आकर वहाँ पे स्टे कर जाता है, वहाँ पे टेम्पोरली अरेस्ट हो जाता है और उस टाइम पे प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है और आफ्टर बर्थ नेक्स्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। देन एक और पॉइंट है कि जब ओवरी का रिलेशन हार्मोन से सर्च करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि ओवरी जो है, ठीक है, ये एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन ये 2 हार्मोन्स को बनाते हैं। ठीक है, जिसका डिटेल मैंने क्लास 11th में आपको बताया है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। ठीक है, आपको इस वीडियो के साथ ओवरी और टेस्टिस का, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट में अटैच कर दूंगा ताकि आप क्या करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में जो भी इन्वॉल्व होने वाले हार्मोन हैं उसको आप वहाँ से कंपेयर करके रिवाइज करके और उसको एक पैकेज के फॉर्म में नोट कर लेंगे। ठीक है, तभी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। अगर आप टेस्टिस और ओवरी क्लास 11th के केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से कंपेयर करके एक कॉम्बो पैकेज के फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आपके स्क्रीन पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक दिख रहा है, वो टॉपिक क्या है, स्टेजेस ऑफ oogenesis। ठीक है,
स्टेजेस ऑफ oogenesis, और यहाँ पे फॉलिकुलर लेवल पे और oocyte लेवल पे डिस्कशन होगा। ठीक है, कैसे कैसे oogenesis के टाइम पे फॉलिकल्स में चेंज आता है, oocytes में कैसे चेंज आता है, थिका में क्या चेंज आता है, ग्रेनुलोसा सेल्स में क्या चेंज आते हैं। ठीक है, और कुछ और भी पॉइंट्स है जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, उसके लेवल पे आपको हर एक स्टेज में क्या क्या चेंज आ रहा है इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार एनसीईआरटी का एक डायग्राम मैं दिखा दूँ। ठीक है, आपके सामने ये डायग्राम जो दिख रहा है एनसीईआरटी का, ये डायग्राम पेज नंबर 49 पे मेंशन है, फिगर नंबर 3.7। ठीक है, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरी के अंदर जो है फॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट का एक स्टेज यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, जैसा कि एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, फर्स्ट स्टेज है प्राइमरी फॉलिकल्स, देन नेक्स्ट दिख रहा है वो टर्सरी फॉलिकल्स है, देन ग्राफियन फॉलिकल्स है, और लास्ट में दिख रहा है आपको कार्पस ल्यूटम। ठीक है, ये कुछ स्टेजेस हैं oogenesis के। ठीक है, जिसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको लर्न करना है, बट जब आप एनसीईआरटी के थ्योरी पढ़ेंगे तो ये स्टेजेस से भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे थ्योरी मेंशन है। ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम से ज़्यादा जो है कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मेंशन है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट आपके लिए फ्लो चार्ट उनके स्टेजेस पे, oogenesis के स्टेजेस पे मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, जिसको आप ध्यान से देखेंगे, उसको नोट करेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये oogenesis के स्टेजेस हैं जिसको मैंने सेपरेटली मेंशन कर रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। ठीक है, इसके पहले इस तरीके से मैंने oogenesis के स्टेज को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, ये आपके लिए स्पेशली मैंने बना रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे oogenesis में जाकर परेशान हो जाते हैं। ठीक है, oogenesis के हर एक स्टेज में क्या चेंज आता है, ठीक है, ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये मैंने तैयार कर रखा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जो स्टेज है वो है प्राइमरी फॉलिकल, जैसा कि मैंने अभी एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखाया था, प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को डायग्राम के थ्रू समझना चाह रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक फॉलिकल्स है। ठीक है, कोई एक फॉलिकल्स है। ठीक है, और उस फॉलिकल्स में जो सराउंडिंग है कुछ सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं, और उसके अंदर क्या है, oocytes हैं। ठीक है, ये क्या है, oocyte हैं। ठीक है, प्राइमरी oocytes, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, फॉलिकल्स है। ठीक है, मतलब कि जब आप ओवरी में oogenesis प्रोसेस को पढ़ेंगे तो आपको फॉलिकुलर लेवल पे भी ध्यान देना है कि क्या चेंज आ रहा है, और oocyte लेवल पे भी ध्यान देना है कि क्या क्या चेंजेस आ रहा है, और इसके अलावा थिका में भी चेंज आएगा। देन एक और सेल है ग्रेनुलोसा सेल्स, वहाँ पे भी चेंज आएगा। ठीक है, और चेंज के साथ साथ आपको मैं सारे स्टेजेस को बताऊँगा। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी फॉलिकल्स फर्स्ट स्टेज है। इसमें जो oocytes होता है वो प्राइमरी oocytes होता है, और यहाँ पे जो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं वो सिंगल लेयर होते हैं, मतलब कि सिंगल लेयर के फॉर्म में ग्रेनुलोसा सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थिका एब्सेंट होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं थिका एब्सेंट, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं एज पर एनसीईआरटी बता रहा हूँ। देन सेकेंड जो आपका है स्टेज oogenesis का वो है सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स में अगेन प्राइमरी oocytes एज इट इज़ है, बट यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स के जो लेयर्स है वो मोर देन वन हो गया, मतलब बहुत सारे यहाँ लेयर्स ग्रेनुलोसा सेल्स के आ गए हैं, और यहाँ पे थिका का एक सिंगल न्यू लेयर फॉर्म हुआ है। ठीक है, थिका का एक सिंगल न्यू लेयर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ओनली किसके लिए एप्लीकेबल है, सेकेंडरी फॉलिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा। देन नेक्स्ट है आपका टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल्स में अगेन प्राइमरी oocytes होगा, और ग्रेनुलोसा सेल्स यहाँ पे मल्टी लेयर होंगे, बट यहाँ पे थिका में डिवीज़न हो गया है। थिका में यहाँ पे 2 लेयर्स हो गए हैं, आउटर और इनर। इनर थिका इंटरना और आउटर थिका
एक्सटर्ना, ठीक है। दैट मीन्स कि थिका लेवल पे क्या है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, यहाँ पे ग्रोथ हुआ है और लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि टर्सरी फॉलिकल्स में सेंटर में एक कैविटी होती है, ठीक है, फ्लूइड फील्ड कैविटी, ध्यान देना होगा, फ्लूइड फील्ड कैविटी, जिसको क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, इसको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक कैविटी है और उस कैविटी में फ्लूइड जो है फिलअप हो रहे हैं, जिसको हम टेक्निकली वन वर्ड्स में क्या बोल रहे हैं, एंट्रम बोल रहे हैं। और जब टर्सरी फॉलिकल्स जो है फॉर्म होता है तो उसी टाइम पे जो प्राइमरी oocytes है, प्राइमरी oocytes फॉर्म होता है, प्राइमरी oocytes जब फॉर्म होते हैं तो उसके जस्ट बाद जो है या उसी के सेम टाइम पे जो है फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये ध्यान देना होगा, वहाँ पे जब oogonia में डिवीज़न होते हैं और प्राइमरी oocytes फॉर्म होता है और प्राइमरी से देन जो है सेकेंडरी oocytes की तरफ जैसे मूव करता है तो बिफोर सेकेंडरी oocytes पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और पोलर बॉडी का जब फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे अनइक्वल डिवीज़न होता है, ध्यान देना होगा, वहाँ पे अनइक्वल डिवीज़न होगा, ठीक है। और ये पोलर बॉडी जो है ये डीजनरेट कर जाते हैं, ये डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है ना। देन आपको ध्यान देना होगा कि ये सब कब हो रहा है, प्राइमरी oocytes के जस्ट बाद और बिफोर सेकेंडरी oocytes, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है आपका वो है ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर फॉलिकल्स बोलते हैं। मैच्योर फॉलिकल्स में सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे स्पेशलिटी है सेकेंडरी oocytes की ये है कि इसके अंदर कुछ जो है न्यूट्रिएंट्स स्टोर हो जाते हैं जो प्राइमरी oocytes के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइमरी oocytes के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसका न्यूट्रिएंट्स जो है यहाँ पे सेकेंडरी oocytes में रिटेन हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocytes, ठीक है। और सेकेंडरी oocytes जैसे ही फॉर्म होता है देन उसी टाइम पे एक और आपको क्या मिलेगा, सेकेंड पोलर बॉडी मिलेगा, सेकेंड पोलर बॉडी। और जब सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे भी अनइक्वल डिवीज़न होगा, वहाँ पे भी अनइक्वल डिवीज़न होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। देन इसके बाद से हम बताएंगे कि ये जो मैच्योर फॉलिकल्स है इसका रैप्चरिंग हो जाता है, रैप्चर हो जाता है फॉलिकल्स। और जैसे फॉलिकल्स रैप्चर होता है तो फॉलिकल्स के रैप्चर होने पे क्या होता है कि ओवा बाहर रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, ओवा बाहर रिलीज़ हो जाता है, मतलब कि ओव्यूलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है। और ओवा को हम यहाँ बताएंगे कि ओवा फाइनली रिलीज़ हो गया, ठीक है, ओवरी से रिलीज़ हुआ। और ओवम को हम बोलते हैं क्या है, ओवम एक सिंगुलर टर्म है और ओवा एक प्लूरल टर्म है। और ओवम का दूसरा नाम है ऊटीड, क्या बोलते हैं इसको, ऊटीड बोलते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका सेकेंडरी oocytes से रिलेटेड है। सेकेंडरी oocytes जो है ये जो यहाँ पे बना है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप क्या बोलते हैं, जोना प्लिस्यूडा होता है। और जोना प्लिस्यूडा ओवम में भी आपको मिलेगा, जोना प्लिस्यूडा आपको ओवम में भी मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा। और जैसे ही ओवा निकल जाता है, जैसे या ओवा या ओवम निकल जाते हैं, ठीक है, तो रैप्चर जो फॉलिकल्स है या ऐसे बोल सकते हैं रिमेनिंग जो फॉलिकल्स है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटम में, कार्पस ल्यूटम में। कार्पस ल्यूटम से पहले भी एक स्टेज होता है जो आपके बुक में नहीं है, वो क्या है, कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस एल्बिकेंस, ठीक है। कार्पस एल्बिकेंस जो है वो फॉलिकल्स के रैप्चर होने के जस्ट बाद बनता है और बिफोर कार्पस ल्यूटम के पहले बनेगा, ठीक है ना। देन डिस्कस कर लेते हैं कार्पस ल्यूटम को। कार्पस ल्यूटम से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और ये मेमरी ग्लैंड्स पे भी एक्ट करता है। मेमरी ग्लैंड्स में जो है मिल्क के स्टोर करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और एट लास्ट जो है सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। आप जब 11th का केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ओवरी वाला पार्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि प्रोजेस्टेरॉन जो है मेमरी ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं और मेमरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करते हैं मिल्क फॉर्मेशन या स्टोरेज करने के लिए। और देन जो है बाद में एट लास्ट जो है उसको रिलीज़ करने के लिए भी वो फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है ना।
तो ये चीज़ ध्यान देना है। ये सारी बातें मैंने आपको किसके बारे में बताई, oogenesis के बारे में बताई। अब oogenesis में हम मेयोटिक डिवीज़न को थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया कि मेयोटिक डिवीज़न के 2 फेज़ होते हैं, एक फर्स्ट है एक सेकेंड है, ठीक है। जब आप प्राइमरी से लेकर और मैच्योर फॉलिकल तक जाते हैं, ठीक है, प्राइमरी टू मैच्योर फॉलिकल, तो उस टाइम पे फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न होता है। और जब मैच्योर फॉलिकल से आप आगे जाते हैं तो मतलब ओवम तक जाते हैं तो ओवम तक सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न होता है। सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न मतलब ओवा का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे मेयोटिक डिवीज़न सेकेंड होगा। बट जब मैच्योर फॉलिकल्स होता है, ठीक है, तो वहाँ तक आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो डिवीज़न हो रहा है मेयोटिक, वो फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न हो रहा है, ठीक है ना। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जब आप oocyte लेवल पे डिस्कस करते हैं क्रोमोज़ोम को, ठीक है, तो आपको बता दें कि जो सेकेंडरी oocytes हैं इसमें क्रोमोज़ोम जो होते हैं वो 23 होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये हैप्लॉइडी कंडीशन को मेंटेन करता है, ठीक है ना, ये हैप्लॉइडी कंडीशन को मेंटेन करता है, ठीक है। ओवम भी हैप्लॉइडी कंडीशन को मेंटेन करेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा। बट जब आप टर्सरी फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे आपका जो क्रोमोज़ोमल लेवल है वो डिप्लॉइडी कंडीशन को मेंटेन करता है। वहाँ पे क्रोमोज़ोमल लेवल जो है वो डिप्लॉइडी कंडीशन को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये आपका oogenesis मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान देना है और साथ में ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी का ये अच्छे से लर्न करना है। इस पे जो है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं यहाँ से, ठीक है। और बोर्ड में भी कंपैरेटिव पूछता है, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का कंपेयर पूछेगा या इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे पॉइंट्स पूछता है, ठीक है ना। एक पॉइंट है एनसीईआरटी में, इसको एक बार आप देख लो, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स, दैट मीन्स कि प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू द प्यूबरिटी, ठीक है। मतलब कि बर्थ से लेकर प्यूबरिटी तक बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। और प्यूबरिटी तक कितने प्राइमरी फॉलिकल्स रिटेन रहते हैं, तो वो है आपका 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, ठीक है। ये लाइन आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है ना।